ये तो भी जाएंगे किसी साहब साहब से। ऐसे तो ना करो यार, ऐसे। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? एनीबॉडी कैन रेज हिज हैंड हर हैंड एंड लेट मी नो कि आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चलो जी, किससे पूछ लो यार। जी अबू बकर, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही चलो है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अनम्यूट कर दो सबको, सॉरी म्यूट कर दो। अच्छा जी, आपको याद है लास्ट क्लास में हमारी जो मेजर डिस्कशन हुई थी वो अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन के ऊपर हुई थी, और उसके बाद मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, और हमने जो मेन डिस्कशन की थी उस दिन वो थी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या मैंने कहा था इसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ओके, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस और बिजनेसमैन, they are both different entities. Their relationship is like two different parties, but being the creator of the idea of the business, businessman has certain privileges. मैंने वो आपको उस दिन बता दिए। और जो ही ये तय होता है कि बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस करना है, तो उसी लम्हे बिजनेस का जब कोई नाम सोच लिया जाता है, रख लिया जाता है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटीज हो जाती हैं। उनके दरमियान डीलिंग बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे दो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान होती है। जो ही मैंने उस दिन मियाँ ताहर और मियाँ ट्रेडर की बात की थी, यानी बिजनेस मैन और बिजनेस की बात की थी, जो ही इन दोनों के दरमियान हम लाइन ऑफ डिमार्केशन, बुक्स के अंदर लिखा हुआ होगा, जो ही हम इनके दरमियान लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचते हैं, तो ये दो अलहदा वजूद हो जाते हैं। लाइक हमने उस दिन भी मैंने ये लाइन बनाई थी, मैंने कहा था कि ये बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस का नाम उस दिन मैंने मियाँ ट्रेडर रखा था, और इसका नाम मैंने ताहिर रखा था, मियाँ ताहिर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है जी। जो ही मियाँ ताहिर ने एवेल्युएशन करके ये तय किया कि उसने कोई बिजनेस करना है, और उस बिजनेस की फिजिबिलिटी उसने ज़ाती तौर पर या प्रोफेशनली किसी प्रोफेशनल को इंगेज करके फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, और करने के बाद ये तय हो गया कि जो उसने ये काम करना, और ये भी तय हो गया कि उसने किस लीगल सेटअप में काम करना है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट एंट्रीज है। आपके सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप के चंद कॉन्सेप्ट हैं एक चैप्टर के अंदर, वो आखिर में जाकर डिस्कस करेंगे। तो हम जितनी भी अकाउंटिंग की डिस्कशन है वो एक प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम करेंगे। अब ये दोनों अलग-अलग बॉडीज हो गई, अब बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, यू नो, तो यहाँ पर मुझे रिसोर्सेज चाहिए।
जो कि मेरे पास फिलहाल, अच्छा जब मैं कहूँगा मेरे पास तो मेरे से मुराद जो होगा, मेरे से मुराद जो होगा वो होगा बिजनेस। जब मैं कहता हूँ ना कि मैं जब ऐसे बात करूँगा कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं कौन हूँ, मैं मीन बिजनेस। और एक बात याद रखिएगा कि हमने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, हमने बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करनी। बिजनेसमैन की अकाउंटिंग एक सेपरेट इशू है, वो वो करेंगे तो फिर ये भी हिसाब करना पड़ेगा कि बीवी को कितने पैसे दिए, बेटे को कितने दिए, बेटी को कितने दिए, काम वाली को कितने दिए, काम वाले को कितने दिए, बिजली का बिल कितना आया, घर का टाइल, वो सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। हाँ, बिजनेस में सफाई वाले को कितने दिए हैं, बिजनेस में बिजली का बिल कितना दिया है, बिजनेस में टेलीफोन का, वो जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस की अकाउंटिंग होगी, वो बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं होगी। ओके, क्योंकि हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और हमने एवेल्युएशन किसकी करनी है, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आपको डेफिनेशन याद हो कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन वेरियस मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टू एवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस के मैंने रिजल्ट एवेल्युएट करने हैं, लिहाजा मैं सारी की सारी अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग किसकी करूंगा, मैं बिजनेस की करूंगा। ओके, मैं देखें मेरा तरीकाकार क्या है। मैं टू स्टार्ट विद, मैंने आपको 2-4 स्लाइडें दिखाई, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैं मेनली मैं बुक को बेस करके चलूँगा। बुक का एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक पैरा जो है वो मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन लेके चलूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। मैंने अब एक ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो जो अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको सिखाया कि जी गिव एंड टेक होता है, ट्रांजैक्शन होती है, जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बनता है, और फिर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, और इस तरह अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल हो जाता है। मैंने टू सम हो आपको सिंपलेस्ट वे के साथ मैंने उस एंड प्रोडक्ट तक यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक लेके जाना है। फिर मैंने किताब को हाथ लगाना है इधर से, और जब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा तो हम 3-4-5 चैप्टर जो है वो फिर हम जब इधर से पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे, वो पहले पाँचों के पाँचों चैप्टर। ठीक है जी, ओके। तो अब बिजनेस के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो रिसोर्सेज तो नहीं है बिजनेस के पास। बिजनेस तो एक ख्वाब है, ख्याल है, ठीक है। ये कोई रिसोर्सेज तो किसी नेचुरल पर्सन के पास हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी हो सकते हैं, बट टू स्टार्ट विद किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई रिसोर्स नहीं होता। आप अपने जहन में एक बिजनेस का सोच लें, उस बिजनेस के पास कोई रिसोर्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी अदारा आप सोच लें, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा। उसके पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उसके पास रिसोर्सेज बाहर से आएंगे, दूसरे लोगों से आएंगे। बिजनेस के अपने कोई रिसोर्सेज नहीं। और बिजनेस को सबसे पहले रिसोर्सेज देने के लिए कौन तैयार होगा, बिजनेसमैन। आप क्यों समझ लें कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बिजनेसमैन और बिजनेस। तो बिजनेसमैन को पता है कि ये बिजनेस क्या चीज़ बनने जा रहा है, लिहाजा सबसे पहले बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कौन पैसे लगाएगा, वो पैसे सबसे पहले कौन लगाएगा, वो बिजनेसमैन लगाएगा बिजनेस के अंदर। लिहाजा जो सबसे पहला बिजनेस इवेंट होता है, जो सबसे पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, वो क्या होती है, ये जो बिजनेसमैन है ये अपने रिसोर्सेज बिजनेस में लगाता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं आम लफ्ज़ों के अंदर। किसी भी जगह जब हम पैसा लगाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, यही बोलते हैं ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये दरअसल कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जो रिटर्न के ऑब्जेक्टिव के बगैर की जाए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एक रैशनल बिजनेस के तौर पर बात कर रहा हूँ। लिहाजा ये जो ये जो पैसा इनिशियली बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर लगाएगा, वो बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, टू इन्वेस्ट सम मनी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न। इस ऑब्जेक्टिव के साथ के रिटर्न मिलेगी, अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अब
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है यार? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक उधार है जो कि वापस करना है। उधार क्या होता है? उधार वो पैसा होता है जो मैंने वापस करना है। किसी से कैश उधार लूंगा तो वो कैश वापस करूंगा, किसी से चीज उधार लूंगा तो उसकी कीमत वापस करूंगा। बात समझ आ रही मेरी? लिहाजा सबसे पहला जो रिसोर्स ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? वो ये बिजनेसमैन जो है ये 10 लाख रुपया, फर्ज कर लें मेरा बिजनेस ऐसा है कि वो 10 लाख से चलना है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे ये 10 लाख की फिगर मैंने कैसे डिटरमिन की? इसके पीछे पूरी फिजिबिलिटी है, मेरी एनालिसिस है, मेरी एवेल्युएशन है कि इस बिजनेस के लिए कितने पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे हैं कितने। ये 10 लाख रुपया एक फिजिबिलिटी का टॉपिक है। अभी हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करने लगे, रिकॉर्डिंग की बात करने लगे, ट्रांजैक्शन की बात करने लगे। तो सबसे पहले बिजनेस के पास, मियाँ ट्रेडर के पास, ये जो मियाँ ट्रेडर है, सबसे पहले मियाँ ट्रेडर के पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? ये मियाँ ताहिर ट्रांसफर करेगा 10 लाख। 10 लाख इधर से उधर चला गया, ठीक है जी। ये 10 लाख इधर से इधर चला गया, ठीक है। अब बिजनेस हमने कहा था कि एक्टिविटीज का मजमूआ होता है। बिजनेस क्या है? इवेंट्स का मजमूआ होता है। बिजनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉनिटरी इवेंट्स एंड समटाइम नॉन मॉनिटरी इवेंट्स। लेकिन रिकॉर्डिंग किसकी करनी है? पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि रिकॉर्डिंग मॉनिटरी इवेंट्स की करनी, नॉन मॉनिटरी की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मॉनिटरी की ही रिकॉर्डिंग करनी। सो रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, business is a combination of monetary events. Okay, so every monetary event should be recorded in the business so that at the end of the year we may evaluate the result of the business by preparing the financial statements जो कि पीछे डिफाइन करके आए हम लोग, so that users may take decision. आपने यूजर्स पढ़े होंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपने ये यूजर्स पढ़ के आने, उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स सॉरी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूरी हो रही है, ठीक है। मैंने बताया था किस यूजर को किस लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सो हमने बिजनेस के अंदर मॉनिटरी इवेंट जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे जो पहला मॉनिटरी इवेंट होता है बिजनेस के अंदर वो ये होता है कि बिजनेसमैन कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे अंग्रेजी में तो ऐसे लिखा जाएगा कि मिस्टर ताहिर स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख, ऐसे कह दें, या मिस्टर ताहिर इन्वेस्टेड ₹10 लाख इनटू बिजनेस, व्हाटएवर। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि वेदर इट इज अ मॉनिटरी इवेंट और नॉट। जब आप मॉनिटरी इवेंट की पहचान करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि मॉनिटरी इवेंट हर वो इवेंट होगा जिसमें गिव एंड टेक का एलिमेंट होगा। तो मैंने इसके बारे में ये सोचना है जब ये ट्रांजैक्शन हुई कि 10 लाख रुपया बिजनेस के पास आया, तो क्या ये गिव एंड टेक है या इसमें क्या गिव एंड टेक है, ठीक है। फौरन आपने हिसाब लगाना है। अगर गिव एंड टेक होगा तो फिर हम कहेंगे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है और इसे रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करेंगे डेबिट और क्रेडिट की। ऑब्वियसली पहले ये डिसीजन करना है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सो ट्रांजैक्शन ये हुई कि जी 10 लाख रुपया बिजनेस में आ गया, ऐसे कह दें। मिस्टर ताहिर ने 10 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मिस्टर ताहिर ने 10 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया। इन सब बातों के एक ही मतलब है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10 लाख रुपया दिया। अब जरा अब बिजनेस बन के सोचना है, बिजनेसमैन बन के नहीं सोचना। ये शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप फौरन बिजनेसमैन बन के सोचेंगे। नो, आपने बिजनेस बन के सोचना। गिव एंड टेक का जब हिसाब किताब करना है कि क्या लिया क्या दिया, तो बिजनेसमैन बनकर सोचना है, बिजनेस बन के सोचना है, बिजनेसमैन बन के नहीं सोचना, बिजनेसमैन बन के नहीं सोचना, क्योंकि वो पहलू उलट हो जाता है। लाइक ये वाली जो ट्रांजैक्शन है,
बिजनेस बन के अगर हम सोचें तो हमने टेक क्या किया? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हमने टेक क्या किया? हम कहते हैं हमने टेक कैश किया 10 लाख। ऐसे ही है भाई। यार ये जो अगर हम इन सबको अनम्यूट करके भी रखें तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, गालिम गलोच देने वाला क्यों आएगा? हम इसको क्लोज कर देंगे, नहीं पता चलता। अच्छा चलें, ओके। तो हमने टेक क्या किया? हमने टेक कैश किया। ठीक है जी, समझ आ रही है? बिजनेस के पास कैश आया। अब जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि बिजनेस बन के सोचना है, बिजनेसमैन बन के नहीं सोचना। अब अगर बिजनेसमैन बन के सोचेंगे ना तो ये 10 लाख बिजनेसमैन ने टेक नहीं किया, गिव किया है। और बिजनेस बन के सोचेंगे तो ये टेक किया है, गिव नहीं किया। तो इसका मतलब है वो गिव एंड टेक का एलिमेंट उलट हो जाता है। लिहाजा और वैसे भी हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, हमने बिजनेस बन के सोचना है कि यार ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस ने क्या टेक किया? भाई बिजनेस ने 10 लाख रुपया कैश टेक किया, सबको पता। ठीक है, अब गिव क्या किया? ये जो गिव वाला एलिमेंट है ना, इसको बताने से पहले, इसको समझाने से पहले एक और बात एक्सप्लेन करनी है। वो क्या है कि फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर जो प्रोमिसेस होते हैं, जो वादे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है। उनकी क्या होती है? फाइनेंशियल वैल्यू होती है। बात मेरी भाई तवज्जो से समझनी है आपने। कितने लोग क्लास ले रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक क्लास है, अगर आज कोई बच्चा नहीं मिस करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, बिजनेस के अंदर प्रोमिसेस की फाइनेंशियल वैल्यू होती है। मेरे इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मेरे सेंटेंस का मतलब ये है कि जब हम किसी के साथ उधार लेन देन करते हैं, मसलन मैं किसी को उधार चीज बेचता हूं, तो मैंने जो चीज मैंने गिव तो कर दी, वो प्रोडक्ट। ऐसे है ना? मतलब ये बुक, मैं बुक शॉपर हूँ, मैं बुक कीपर हूँ, बुक शॉप है मेरी और मैं बुक्स बेचता हूँ। ठीक है, शॉप है मेरी, मैं बुक्स में डील करता हूँ। ये बुक मैंने आपको बेची उधार, तो ये बुक चली गई। मैंने गिव क्या किया? बुक। और टेक क्या किया? कुछ भी नहीं, है ना? उधार जो बेचा है। जब मैं उधार बेचूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा है कि जब आप किसी से उधार खरीदते हैं तो आप उससे वो प्रोडक्ट लेके, वो चीज लेके जो आप खरीद रहे हैं, उसको एक प्रॉमिस दे रहे होते हैं। दे रहे होते हैं एक चीज, और वो क्या होती है? वो आपका प्रॉमिस होता है। और अकाउंटिंग में उस प्रॉमिस की एक फाइनेंशियल वैल्यू है। जरा पढ़ी लिखी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज में चले जाएं, वहां हमारी तरह उधार नहीं को ले सकते कि आप बुक शॉप पे गए हैं, आपके अब्बू ने फ़ोन कर दिया बुक शॉप वाले को कि भाई बेटा आ रहा है, बेटी आ रही, इसको बुक्स दे दें, और आप बुक्स लेके आ गए हैं। जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज है उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है? यू नीड टू गिव अ साइंड नोट, you give to need you need to give a signed undertaking to the shopkeeper
whether he is friend of your father or not, if he agrees to give you on credit. You need to give him a signed undertaking on which it is written that I am buying book for the amount of rupees this much and I will pay this amount on so and so date. इसका मतलब क्या हुआ? आपने किताब लेके वो नोट दिया है, वो अंडरटेकिंग दी है, वो कागज का टुकड़ा दिया है, वो स्टैम्प पेपर दिया है, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं, अकाउंटिंग में हम उसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं। अगर आपने फर्ज करें 10,000 की किताबें ली हैं तो आपने कितने का प्रोमिसरी नोट दिया? 10,000 का दिया। कितने का दिया? 10,000 का। लिहाजा जब उधार होता है तब भी गिव एंड टेक होता है। आपने बुक्स ली और आपने प्रॉमिस दिया, आपने वादा दिया। उस प्रॉमिस की वैल्यू क्या है? 10,000 है जो आपने किताबें ली हैं उसके अगेंस्ट। गिव एंड टेक मुकम्मल हो गया, लिहाजा ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। कल को अगर आप पैसे नहीं देते उस शॉपकीपर को तो शॉपकीपर उस नोट को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले जाके रिकवरी कर सकता है। तो दैट इज एज गुड एज अ करेंसी नोट। वो 10,000 का बन जाए, 15,000 का बन जाए, लाख का बन जाए, 75,000 का बन जाए, वॉट एवर द कंसिडरेशन डिसाइडेड बिटवीन बायर एंड द सैलरी। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि उधार ट्रांजैक्शन के अंदर भी गिव एंड टेक होता है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये बात क्लियर होगी। अब मैं आता हूं दोबारा यहाँ। जब बिजनेस के पास 10 लाख रुपया कैश आया तो क्या चीज आई? कैश आया। टेक क्या किया? कैश किया। और गिव क्या किया? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी स्टार्ट में मैंने बात यहाँ से शुरू की है कि जो 10 लाख रुपया है ना, ये एक किस्म का उधार है जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया। ये वापस करने हैं भाई। जैसे आपने किताब उधार खरीदी है ना, तो उसका 10,000 उसे देना है। इसी तरह ये कैश लिया है और ये कैश आपने वापस भी करना है। और आपने एक लाशौरी तौर पर, अनकॉन्शियसली, बिजनेस ने बिजनेसमैन को एक अंडरटेकिंग दी है, एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि भाई बिजनेस, तुम और मैं दो अलग-अलग वजूद हैं। मैं तुम मुझे आज ये 10 लाख रुपया दे रहे हो, बिजनेस मैन भाई, मैं तुम्हें ये वापस करूंगा। बिजनेस किसको कह रहा है? बिजनेसमैन को कह रहा है। लिहाजा गिव एंड टेक तो हो गया ना, टेक तो समझ आ रही है, हमारे सामने है। गिव का तयन भी हो गया। गिव का तयन क्या है कि जी क्या दे रहा है बिजनेस? बिजनेस एक प्रॉमिस दे रहा है टू पे दिस मनी बैक टू दी बिजनेसमैन। उसको मैं पेएबल टू ताहर कह दूं, उसको कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये बात अब समझ लग गई कि भाई कुछ दे रहे हैं, एक वादा दे रहे हैं। मैं प्रॉमिस टू पे टू ताहर कह दूं उसे, उसका मैं कोई भी नाम रख लूं, लेकिन वाकया ही हम ये 10 लाख रुपया लेके 10 लाख वापस करने का वादा दे रहे हैं लिख के। चूंकि मैं खुद ही हूं, मैं ही बिजनेस को होल्ड करता हूं और मैंने ही वो पैसे वापस लेने हैं, लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं है। हम लाशौरी तौर पर ये तय कर लेते हैं कि यार बिजनेस ने ये पैसे हमें वापस करने हैं और बिजनेस ने मुझे ये वादा दे दिया। उसको हम लिखने की बजाय हम बुक्स के अंदर उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और लिख भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बिजनेस के बिहाफ पे किसने साइन करने हैं? मैंने ही करने हैं। और बिजनेस ने ये देना किसको है? मुझे ही देना है। याददाश्त के तौर पर लिख के रखा जा सकता है यदि बिजनेस हैज रिसीव्ड दिस मच अमाउंट विच इज टू बी पेड इन फ्यूचर, टू बी रिटर्न बैक इन फ्यूचर। तो क्या हुआ? जब मैं वो दूंगा
मैं मीन बिजनेस जब ये देगा बिजनेसमैन को तो गिव एंड टेक हो गया ना। टेक क्या किया? कैश। गिव क्या किया? प्रॉमिस टू पे, वादा। अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर उस वादे को हम कैपिटल बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे। कैपिटल का मतलब क्या है? प्रॉमिस टू पे। और देखें, हम बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को वादे देंगे। जिनसे उधार लेंगे उनसे उनको वादे ही देंगे ना, उनको कैश तो नहीं दे रहे फिलहाल, बाद में कैश देंगे, लेकिन इनिशियली जब किसी से उधार लेते हैं तो उसे वादा ही देंगे। तो हर वादे का कोई नाम रखना पड़ेगा ना। कलेक्टिवली हम उन तमाम लोगों को जिनको हमने पैसे देने होते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कलेक्टिवली हम उनको पेएबल्स कहते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन का, ओनर का पेएबल होता है, वो चूंकि बाकी लोगों जैसा नहीं होता, इसलिए उसका नाम भी मुख्तलिफ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैपिटल। तो मैंने टेक क्या किया? कैश। और गिव क्या किया? एक प्रॉमिस। और उस प्रॉमिस का नाम क्या है? कैपिटल। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैंने गिव क्या किया? कैपिटल। और ये वादा जो मैंने दिया है, देखें कंफ्यूज मत होइएगा। हम ऐसे ही कहते हैं जी इसने इतना कैपिटल बिजनेस में लगाया। वो बेसिकली कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे कहना चाहिए कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। और बिजनेस क्या कहेगा? मैंने इतना कैपिटल लिया। कैपिटल लेने का मतलब है कैश लिया है, और कैपिटल की शक्ल में मैंने एक प्रॉमिस अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल ली कि यार बिजनेसमैन, मैं तुम्हें ये पैसे इंशाल्लाह वापस करूंगा, बिजनेस से निकाल के करूंगा। बिजनेसमैन को ये अंडरटेकिंग देता है, और उस अंडरटेकिंग के पीछे दिमाग किसका चल रहा होता है? बिजनेसमैन का ही चल रहा होता है। लेकिन चूंकि ये दोनों अलग वजूद हो गए हैं, लिहाजा उसका गिव एंड टेक उसके हिसाब से हमें अलग डिटरमिन करना, और फिर उसे हमने रिकॉर्ड भी करना। ये बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है। और आपको अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे पहले स्टेप का पता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है? हमने गिव एंड टेक को आइडेंटिफाई करना। जब गिव एंड टेक आइडेंटिफाई हो गए, जब हमें ये काम करना आ जाएगा, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। मैंने एक जादू सिखाना है आपको, और आप इन सब ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट में कन्वर्ट करने के काबिल हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जो नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन है वो बेसिकली ये तय करना है कि लिया क्या है और दिया क्या है। क्योंकि जो चीज लेंगे, आपको याद है मैंने कहा था कि अकाउंटिंग लैंग्वेज 2 अल्फाबेट पे मुश्तमिल होती है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट का मतलब लेना, टेक करना, और क्रेडिट का मतलब देना, गिव करना। क्या ख्याल है, मैं ये जो सामने ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मैं इस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकता हूं? कीपिंग इन व्यू द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज मेंट बाय डेबिट? टू टेक। तो जो टेक है उसके साथ भाई डेबिट लिख दो। ये लो, ये क्या हुआ? ये डेबिट हो गया। क्या डेबिट हो गया? हम कहेंगे कैश डेबिट हो गया। कैसे बोला जाएगा? कैश डेबिट हो गया। क्यों? कि डेबिट मीन लेना, और कैश जो चीज ले रहे हैं उसे डेबिट कर दें। सो सिंपल। और कैपिटल जो है वो क्या है? गिव क्या किया हमने? गिव हमने ये किया, इसे क्या करें? क्रेडिट कर दें। ठीक है, क्यों? कि मैं कैपिटल दे रहा हूं। कैपिटल देने का मतलब यार यहां ये है कि मैं एक वादा दे रहा हूं बिजनेसमैन को कि मैंने पैसे वापस करने हैं। जरा इस बात के ऊपर, क्योंकि हमारी आम लैंग्वेज में कैपिटल का वर्ड जो है ना वो मिस यूज होता है कि जी मैंने इतना कैपिटल दिया। यार वो देने वाले ने दिया है, लेने वाले के लिए जिसने पैसा
बिजनेस ने जो कैपिटल लिया उसके लिए ये कैपिटल एक प्रॉमिस टू पे बैक है। मैं जब बिजनेस कहता है जी मैंने इतना कैपिटल लिया, उसका मतलब क्या होता है कि मैंने कैश लिया जिसके बदले में मैंने एक वादा दिया है कि ये पैसे वापस करने हैं। तो मैंने गिव क्या किया, मैंने एक प्रॉमिस गिव किया जिसका नाम हमने क्या रखा, कैपिटल रखा। और देने को, गिव करने को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट मीन टू गिव, देना। लिहाजा हम कहेंगे कि जनाब ये वाली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। मेरा ख्याल बात समझ आनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब बिजनेस और बिजनेसमैन दो इंडिपेंडेंट लोग हो गए। ये जो बिजनेसमैन है, ही इज the decision maker, he is the accountant, he is the purchaser, he is the seller, he is the general manager of the business. हाँ, with the passage of time ये लोग जब एम्प्लॉय करते जाएंगे तो ये अपना रोल उन लोगों को देता जाएगा, उन्हें सैलरी देता जाएगा। और फॉर द टाइम बीइंग ये क्या कर रहा है, ये सारे रोल खुद प्ले कर रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, 10 लाख रुपए आ गया हमारे पास। अगली ट्रांजैक्शन क्या होती है, अगली ट्रांजैक्शन ये होती है कि अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ करेंगी ना, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुआ करेंगी। बिजनेसमैन ये पैसे दे के फारग हो गया। उसका फारग से मतलब ये है कि उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या खरीद रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसका कोई ताल्लुक बिजनेस के साथ नहीं। लेकिन बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसका ताल्लुक अकाउंटिंग फॉर बिजनेस के साथ। अब अगली ट्रांजैक्शन क्या हुई, ट्रांजैक्शन ये हुई, परचेज्ड शॉप फॉर ₹200,000। ये देखें, purchased shop for ₹200,000। ठीक है जी। पहला सवाल ये पूछना है अकाउंटेंट ने, बिजनेस के अकाउंटेंट ने, कि यार क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये मॉनेटरी इवेंट है? तो ये सवाल पूछने के लिए उसने दो चीजों का तयन करना है कि व्हाट वी हैव टेकन एंड व्हाट वी हैव गिवन। टेक जरा पहले सोच लिया करें, इंसान है तो जरा टेक का जल्दी हिसाब लगा लेता है। अब मुझे बताएं, इस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने टेक क्या किया? आप लोग क्लास में बैठे होते तो सारे बोलते सर शॉप। मैंने मीन बिजनेस ने, इस ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस ने क्या टेक किया, मैं जरा यहां लिखने लगा हूं। शॉप। और बिजनेस ने गिव क्या किया? कैश, पैसे दिए ना भाई। वो जो 10 लाख की किटी बन गई थी, वो जो 10 लाख हमने अपने गूगल में डाल लिया था, गले में डाल लिया था, बैंक अकाउंट में डाल लिया था, उससे निकाल के दे देंगे। बैंक में होगा तो चेक दे देंगे, गले में होगा तो कैश निकाल के दे देंगे। अंडरस्टैंड? तो मैंने टेक क्या किया? शॉप। और मैंने गिव क्या किया? कैश। मैंने गिव क्या किया? कैश। टेक क्या की? शॉप। और गिव क्या किया? कैश। सो सिंपल। शॉप कितने की है? 2 लाख की। कैश कितना दिया? 2 लाख। जितने की चीज मैं खरीदूंगा, जितने की चीज मैं लूंगा, उसके बदले में जो कैश दूंगा उसकी वैल्यू वही होनी है जो चीज जो ले रहा हूं उसकी वैल्यू। जो चीज ले रहा हूं उसकी वैल्यू कितनी होनी है जितना कैश दे रहा हूं। मैंने ये नहीं सोचना कि यार ये तो शॉप 3 लाख रुपए की है तो मैंने 2 लाख की ले ली है। नहीं भाई, दो नॉलेजेबल विलिंग लोगों के दरमियान जो प्राइस तय होती है वही चीज की प्राइस है। बाद में भले को कहता रहे ये 10 लाख की थी, ये 50,000 की थी, ये 1.5 लाख की थी। जो दो पार्टीज के दरमियान नॉलेजेबली, क्या बताया? नॉलेजेबली, विलिंगली
जो प्राइस तय होती है वही चीज की प्राइस होती है। नॉलेजेबली का मतलब क्या है, दोनों पार्टियों को पता है, मुझे पता है ये शॉप है, बेचने वाले को पता है ये शॉप है, और विलिंगली वो बेचना चाह रहा है, मैं खरीदना चाह रहा हूं। और तीसरी स्टैंडर्ड ने जो कंडीशन लगाई है, उसने कहा जी एट आर्म्स लेंथ हो। आर्म्स लेंथ का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए। आर्म्स लेंथ ईडीएम है ना, कि एक हाथ से दे, एक बंदा दे और दूसरा पकड़ ले, इसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ। लेकिन यहां आर्म्स लेंथ के मतलब क्या है कि वो प्रैक्टिकेबल हो। जब दो नॉलेजेबल विलिंग लोगों के दरमियान आर्म्स लेंथ के ऊपर जो प्राइस तय होती है, उसी के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी होती है। अब मैंने शॉप खरीदनी है, अगले ने बेचनी है, विलिंग है हम। मुझे पता है मैं शॉप ले रहा हूं, उसे पता है वो शॉप बेच रहा है। मुझे ये मतलब मेरे नॉलेज में है मैं क्या खरीद रहा हूं, देने वाले को पता है वो क्या बेच रहा है। इसका मतलब दोनों नॉलेजेबल। और फिर हमारे दरमियान तय होता है कि भाई ये पैसे जो है मैं आपको अभी दे रहा हूँ, या महीने बाद दे दूंगा, साल बाद दे दूंगा, जो भी तय होगा, तो उसे हम आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं शॉप खरीदूं 2 लाख रुपए की, इसका मतलब मुझे पता है मैं शॉप खरीद रहा हूँ, बेचने वाले को पता है वो शॉप बेच रहा है, और विलिंगली वो बेचना चाह रहा है, मैं खरीदना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं उससे ये कहूँ भाई तुम मुझे 2 लाख की शॉप दे दो, लेकिन इसके पैसे मैं तुम्हें न्यूयॉर्क जाके दूंगा, मैनहट्टन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है। लिहाजा मेरे और उसके दरमियान जो 2 लाख तय हो रहा है, ये उसकी प्राइस ही नहीं। वो कहेगा भाई ठीक है, मुझे मैनहट्टन जाके पैसे दे देना, 2 लाख की मेरी दुकान है, इसके अंदर टिकट डालो, वहाँ होटल का किराया डालो, तो ठीक है, वहाँ जाके तुमने अगर मुझे पैसे देने हैं तो ये 4 लाख रुपए की, क्योंकि 2 लाख रुपया मेरा आने जाने का खर्चा भी है। तो दो नॉलेजेबल विलिंग लोग जब आर्म्स लेंथ के ऊपर कोई प्राइस तय करते होते हैं, तो वही गिव एंड टेक की वैल्यू होती है। ठीक है जी, ओके। मफरूजे के ऊपर अकाउंटिंग नहीं हो सकती कि मैं ये कहूं कि यार ये मैंने पैसे तो 2 लाख दिए हैं, आगे जाके पढ़ाएंगे, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देंगे हम आगे जाके FR1 के अंदर, कैफ 5 के अंदर। लेकिन अभी इनिशियली इंट्रो लेवल के ऊपर कि जितने पैसे मैंने दिए हैं वो चीज़ उतने ही की है। मैं ये नहीं कह सकता यार मैं तो सस्ती खरीद लाया हूँ, ये 2.5 लाख की थी, तो मैं उसको अपनी किताबों में 2.5 लाख का रिकॉर्ड इनिशियली नहीं कर सकता। मैंने जितने पैसे दिए मैंने उतने का ही रिकॉर्ड कर, अंडरस्टैंड। लिहाजा ये शॉप जो है, ये मैंने टेक क्या की, 2 लाख रुपए की शॉप टेक की है। और मैंने गिव क्या किया, मैंने 2 लाख रुपया कैश गिव किया, अंडरस्टैंड। अब इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें, बड़ा ही आसान काम है। सर आपने एक दफ़ा सर बता दिया है, ये तो एक लेक्चर की मार है, अकाउंटिंग आ गई, क्या करें, शॉप टेक कर रहे हैं, टेक मीन डेबिट, लिहाजा शॉप को क्या कर रहे हैं सर, डेबिट कर दें। और गिव क्या कर रहे हैं, कैश, और क्रेडिट मीन गिव, लिहाजा इसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। सो ये जो बिजनेस के गिव एंड टेक्स हैं, इनको डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग, बात खत्म हो गई। ठीक है, लिहाजा इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम कहेंगे जी शॉप को डेबिट कर दें और कैश को क्रेडिट कर दें। पहले वाली ट्रांजैक्शन में क्या कहेंगे, कैश को डेबिट कर दें और कैपिटल को क्रेडिट कर दें, वेरी सिंपल। लिहाजा हमें गिव एंड टेक आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने गिव एंड टेक के मीनिंग हमें पता चल गए हैं इनिशियल लेवल के ऊपर, और हमने उन ट्रांजैक्शन को, जो चीज गिव हो रही है उसको क्रेडिट इफेक्ट दे देना, और जो चीज टेक हो रही है उसको हमने डेबिट इफेक्ट दे। समझ आनी चाहिए बात, बिल्कुल समझ आनी चाहिए। आगे चलते हैं और ट्रांजैक्शन लेता हूं।
हमें भी तो भाई जरा समझने दो ना क्या स्टोरी है, ठीक है। ओके, अब अगली ट्रांजैक्शन, मैंने पहली ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड की, ये देखें, ये देखें, पहली ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड हुई, दूसरी ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड हुई, और अब मैं तीसरी ट्रांजैक्शन पे आने लगा। ओके, हम कहते हैं जी परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज, शॉप खरीद ली। अब क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज से 50,000। ओके, हमने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। क्या टेक किया, फर्नीचर। क्या टेक किया, फर्नीचर। लिख लेते हैं भाई, टेक क्या किया, फर्नीचर। कितने का, 50,000 रुपए का। वो तो तय हो गया कि जितने पैसे देने हैं चीज की वैल्यू उतनी ही होनी है, 50,000। और हमने गिव क्या किया, कैश। हमने गिव क्या किया, कैश। और ये भी कितना है, 50,000। ठीक है, क्या करें, डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर दें। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस हेड को डेबिट करेंगे, किस चीज को डेबिट करेंगे, जो टेक कर रहे हैं, और वो क्या है, फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे, हम फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये तीसरी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। ये क्या हुआ जी, ये तीसरी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या कहेंगे, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। आगे की बात नहीं अभी सोचनी कि यार क्या ये ऐसे ही काटे माटे मारने हैं, इस तरह लिखना, रिकॉर्डिंग करनी है। नहीं 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 नहीं, अभी सिर्फ ये सीख रहे हैं, अभी कैमरे के बेटा बटन दबाना सीख रहे हैं, मूवी बनानी सिखाएंगे आप। अभी सिर्फ ये सीख रहे हैं कि भाई ये कौन से कैमरे से, कौन से बटन से जूम करना है, कौन से एंगल चेंज करना है, कि कौन से बटन से इसको आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है, ठीक है। लेकिन बिलीव यू मी, अकाउंटिंग सारी की सारी इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर छुपी हुई। अगर आपने डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया तो पूरा अकाउंटिंग साइकिल गलत हो जाएगा। अगर आपने डेबिट क्रेडिट ठीक कर लिया तो पूरा अकाउंटिंग साइकिल ठीक हो जाएगा। आगे इसके बाद क्या है, इसके बाद इसकी अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है कि इस चीज को ऐसे लिख दें, इस चीज को वहां लिख दें, इसको यहां से वहां ले जाएं। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है, वो क्या है, वो डेबिट और क्रेडिट। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम लिखते हैं जी, इधर अब मैं लिखने लगा हूं ट्रांजैक्शन नंबर 3। इसी से लिखते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹5,000। शॉप में मीटर शीटर लगा हुआ था जब खरीदी है, तो अभी आया, मैं लोगों को दिखाया जी ये मैं शॉप बना रहा हूँ, फर्नीचर ला के रखा। मीनवाइल बिजली का बिल आ गया 5,000 रुपए, और वो आपने पे कर दिया। क्या लिखा है, पेड, ठीक है। अब मुझे बताएं इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने क्या चीज टेक की। उसमें तो पहली ट्रांजैक्शन में कैश लिया था, दूसरी में शॉप ली थी,
तीसरी में फर्नीचर टेक किया था। पहली में कैश टेक किया, दूसरी में शॉप टेक की, तीसरी में फर्नीचर टेक किया। इस ट्रांजैक्शन में क्या टेक की? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। क्या टेक किया? इलेक्ट्रिसिटी है ना भाई। बिजली बिल किस चीज का देते हैं? कुछ चीज लेते हैं तो देते हैं ना उसका बिल। तो वो क्या है जो चीज ले रहे हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी है। लिहाजा मैंने यहां पर टेक क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी। कितने की? 5,000 की। कितने की ली है इलेक्ट्रिसिटी? 5,000 की। और हमने दिया क्या? एज यूजुअल कैश दिया है हमने। ठीक है, तो गिव क्या किया? कितना दी? 5,000। अब क्या करेंगे? डेबिट किसे करना है? इलेक्ट्रिसिटी को। क्रेडिट किसे करना है? कैश को। तो कर दें भाई, क्या मसला है? डेबिट कर दिया किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। और क्रेडिट किसे कर दिया? कैश को। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और ये कैश क्रेडिट। यहां पर ये फर्नीचर डेबिट और ये कैश क्रेडिट। यहां पर ये शॉप डेबिट और कैश क्रेडिट। यहां पर ये कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल मीन प्रॉमिस टू पे, एक वादा दिया उसको। क्या ख्याल है, मसला हल नहीं हो गया? आप जो मर्जी ट्रांजैक्शन करते जाओ, लेकिन ये बिल्कुल एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। अब हमने क्या करना है ऑनवर्ड? हमने इस टेक और गिव का इंडिविजुअल एनालिसिस करना है कि टेक की क्या फॉर्म हो सकती हैं और गिव की क्या फॉर्म हो सकती है। मसलन यहां फॉर्म से क्या मुराद है? कैश, शॉप, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इनको हमने, जितनी भी टेक्स होंगी बिजनेस के अंदर, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर हजारों, लाखों, अरबों ट्रांजैक्शन हो, उसके अंदर हर ट्रांजैक्शन के अंदर गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का एलिमेंट ही मौजूद है। इसके अलावा अकाउंटिंग कोई नहीं। दुनिया के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन है, उनके अंदर जितने टेक हैं, उनको हमने मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। उनको क्या करना है? दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। और वो कैटेगरीज हम बिजनेस को उनके बेनिफिट की बेस के ऊपर करेंगे कि बिजनेस के लिए उनका बेनिफिट क्या है। उस बेस के ऊपर बिजनेस के अंदर होने वाली तमाम टेक्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। दैट्स ऑल। और इसी तरह जो गिव होंगी, उन गिव्स को भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहां पर अभी तक टेक की तो 3-4 शक्लें हमारे सामने आ गई। पहली ट्रांजैक्शन में कैश टेक हो रहा है, दूसरी में शॉप टेक हो रही है, तीसरी में फर्नीचर टेक हो रहा है, चौथी में इलेक्ट्रिसिटी टेक हो रही है। ठीक है, 4 शक्लें हमारे सामने आ गई कि टेक ऐसे भी हो सकती, ये भी टेक है, ये भी टेक है, ये भी टेक है। लेकिन गिव जो है, उसकी सिर्फ दो शक्लें सामने आई हैं कि एक कैपिटल और दूसरा कैश। जिस तरह टेक बहुत सारे, ये 4 टेक्स हैं, इसी तरह गिव्स भी बहुत सारे हैं। मसलन मैं जितने लोगों से उधार खरीदूंगा उतने गिव्स हैं। मैंने ओनर से इन्वेस्टमेंट ली तो उसका नाम कैपिटल रख दिया।
मैंने मिस्टर ए से उधार लिया तो वो पेएबल टू मिस्टर ए है, मैंने मिस्टर बी से उधार लिया तो वो पेएबल टू मिस्टर बी है, मैंने सी से उधार लिया तो पेएबल टू मिस्टर सी है। उन सबको मैंने प्रॉमिस दिए हैं ना, ए को प्रॉमिस दिया कि भाई तुझे ये पैसे इस वक्त दूंगा, बी को दिया, सी को दिया, तो ये सारे गिफ्ट्स ही हैं। लेकिन अभी मेरी जो एग्जांपल है इसके अंदर वो गिफ्ट सिर्फ दो शक्लों में सामने आए हैं, एक कैश गिव हो रहा है और एक कैपिटल वाला प्रॉमिस गिव हो रहा है। इसी तरह जब हम ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं तो ये गिव्स भी बहुत सारी शक्लों के होते हैं, जैसे टेक यहाँ 4 शक्लों के आगे हैं। तो हम इन गिव और टेक्स को मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। हम इन गिव्स और टेक्स को दुनिया के अंदर जितने टेक होंगे, कोई भी बिजनेस हो, उसकी दो कैटेगरीज बना देंगे। इसी तरह जो गिव्स हैं उसकी भी दो कैटेगरीज बना देंगे। अंडरस्टैंड? वो कैटेगरीज क्या हैं और उनको हम फिर अपनी रिकॉर्डिंग के साथ कैसे रिलेट करेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कल हम लोग बात करेंगे। आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं किसी हद तक आपको गिव एंड टेक आइडेंटिफाई करना, क्योंकि गिव एंड टेक अगर नहीं होगा ट्रांजैक्शन में तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है वो मॉनेटरी एंट्री नहीं है, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो गिव एंड टेक आइडेंटिफाई करना, उसको नाम देना, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, शॉप, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उनको डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एलोकेट करना। ये बेसिकली 3 चीजें मैंने आज आपको समझानी थी और मेरा ख्याल है मैं काफी हद तक इसमें कामयाब हो गया हूँ इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे बात करेंगे कि ये जो टेक्स हैं, ये जो मैंने कहा दो मेन कैटेगरीज हैं, वो क्या हैं और वो किस बेस के ऊपर हमने वो कैटेगरीज बनाई। एंड सो आप लोगों का वो क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन सो आई कैन आंसर द सेम। जी समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं जी भाई। तो क्रेडिट तो हमारा कैश है, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? ये जो बिजली हमने डेबिट की है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, जो मैंने डिस्कस की है, जी सर। इसमें क्या लिया आपने? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब टैक्स पे करते हो तो आपको पता है टैक्स किस चीज की कीमत होती है? टैक्स आपको रोड दी, गवर्नमेंट ने आपको रोड दी है, गवर्नमेंट ने आपको ब्रिज दिए हैं, गवर्नमेंट ने आपको पुलिस दी है, गवर्नमेंट ने आपको ट्रैफिक का निजाम दिया है, वो सारी उसकी प्राइस होती है। अंडरस्टैंड? समीउल्लाह समझ आई है बात की? समीउल्लाह समझ आई बात की? समीउल्लाह सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि लिखेंगे क्या उसको? उसको टैक्स लिखेंगे। टैक्स लिखेंगे? हाँ ठीक है सर। ठीक है। यस सर समझ आई। ओके नेक्स्ट मोहम्मद वकास। जी वकास। जी वकास, सॉरी वासिक, सॉरी वासिक, मोहम्मद वासिक। जी भाई वासिक, आपने हैंड रेज किया हुआ यार। चलो आगे चलते हैं। शावेज। जी शावेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछना था, कैपिटल जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से लोन लिया है वो तो कैपिटल है, लेकिन बिजनेसमैन अगर किसी और से लोन ले उसे क्या कहेंगे? उसे लोन कहेंगे। उसे लोन जैसे कहेंगे। लोन एमसीबी बैंक से लोन लूंगा तो लिखूंगा लोन फ्रॉम एमसीबी। यूबीएल से लोन लूंगा तो लिखूंगा लोन फ्रॉम यूबीएल। क्योंकि ये मैंने कहा था ना एक स्पेसिफिक किस्म का लोन है जिसके वापस करने की इतनी कोई जल्दी नहीं है, कोई टाइम नहीं तय हुआ, इसलिए इसका नाम कैपिटल रखा है। अंडरस्टैंड? ठीक है सर। जी हाफिज मोहम्मद वलीद। आईएएसबी फ्रेमवर्क बता दें सर। आईएएसबी फ्रेमवर्क। देखें आईएएसबी फ्रेमवर्क के ऊपर अभी हमने जाना है, पढ़ना है, उस पर जब जाऊंगा तो फिर डिटेल से बात करूंगा। ठीक है? अभी मैंने ठीक वो है सर। पढ़ाया नहीं आपको ना, हमने उसके ऊपर कोई बात की है।
उसको चलिए मैं ठीक है। पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जब किताब से पेज टू पेज रीडिंग करूंगा, पैरा टू पैरा, तो फिर बताऊंगा ISB फ्रेमवर्क क्या होता है। अभी जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समय आनी चाहिए। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। हाफिज उमर वलीद, सॉरी कौन बात कर रहा है? अजीज जी सर। जी, बोलो अजीज। सर पब्लिक कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती है, इसके बारे में बता दें। पब्लिक देखो ना यार, एक्चुअली ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर लोग इंटरेस्टेड होते हैं बेसिकली। किस तरह से होते हैं? आप पब्लिक हैं, मैं पब्लिक हूं। अगर मैंने शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लूंगा और उनका एनालिसिस करूंगा और फिर उस बेस के ऊपर मैं डिसीजन करूंगा। लिहाजा चूंकि मैंने एक डिसीजन लेना है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं बीइंग पब्लिक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, और जी। जी और कोई बच्चा जी? ये रुमैसा ने भी पहले हैंड रेज किया था, फिर नीचे कर लिया। जी रुमैसा। सर मैंने हैंड रेज नहीं किया, मेरे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही, 3-4 दिन से खुद ही हैंड रेज हो जाता है। ओके 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 जी। और जी समीउल्लाह। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब हम कस्टमर को सर्विसेज या फिर कुछ गुड्स देंगे हाँ, तो उसके बदले कैश लेंगे, तो इसमें कैश डेबिट उल्ट हो जाएगा, मतलब कि नहीं उलट नहीं होगा। इस पे जब मैं जी जाऊंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने वो चीज डिस्कस नहीं की, इसलिए अभी वहां तक ना सोचें। उलट नहीं जी होगा, सर। बिल्कुल ये फॉर श्योर है, उलट नहीं होगा। लेकिन वो क्या होगा वो हम जब वहां पहुंचेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके। और जी। जी अरफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन की नहीं समझ में आई। बेटे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आर्म लेंथ बेसिकली इंग्लिश का एक ईडियम है, हाँ जी। जिसका मतलब ये होता है कि पॉसिबल, किसी कोई चीज़ पॉसिबल हो तो हम कहते हैं जी ये, मतलब पर्टिकुलरली कोई काम जो है आर्म एट आर्म्स लेंथ होने का मतलब यह है कि ये काम हो सकता है। ठीक है, तो वो सही। ये कह रहा है कि जब दो लोगों के दरमियान किसी चीज़ की प्राइस तय होती है तो उसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, कि वो दोनों लोग आपस में चीज़ सेल और परचेज करने के लिए विलिंग हो, वो रजामंद हो। कि किसी के ठीक है। गन पॉइंट के ऊपर किसी को रख के हम कहेंगे जी ये चीज इतने की है, वो उसकी प्राइस नहीं होगी चीज की। ठीक है, सही। वो बाय सही। क्वेश्चन होगा। नंबर वन, कि वो लोग विलिंगली। नंबर टू, नॉलेजेबली, उनको नॉलेज भी हो कि यार खरीदने वाले को पता हो मैं क्या खरीद रहा हूँ, बेचने वाले को पता है मैं क्या बेच रहा हूँ। ठीक है, मतलब सही। फर्ज करें मैं अगर ये पेन है, इसकी जो टिप जो है वो गोल्ड की है। ठीक है, बेचने वाले को जी। पता है ये गोल्ड की है, मुझे नहीं बताया गया कि ये गोल्ड की है, तो सही। वो कहेगा जी ये फर्ज करें 50,000 का है। मैं कहूँगा नहीं यार ये तो 3,000 का है, आप जी। 4,000 ले लो। इसलिए कि इन हम दोनों पार्टीज में एक जो है वो नॉलेजेबल नहीं है। तो दूसरी जी। कंडीशन क्या है, पार्टीज को नॉलेजेबल भी होना चाहिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो आर्म लेंथ हो, ट्रांजैक्शन हो, कि वो काम पॉसिबली हो सकता हो। मैं कहूँ जी ठीक है, मैं पेन बेचना चाह रहा हूँ, आप लेना चाह रहे हैं, ओके, मुझे भी पता है ये पेन है, आपको भी पता है पेन है, कोई इसमें गोल्ड शोल्ड की टिप नहीं, हम दोनों को पता है। लेकिन मैं कहूँ जी अच्छा भाई आप ऐसा करें, वो कराची उधर आए अपना कराची रेस्टोरेंट, वहां जाके मैं इस पेन की डिलीवरी दूंगा आपको, तो इसका मतलब है जी। कि ये ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ नहीं रही। ठीक है, तो आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके तहत वो ट्रांजेक्शन पॉसिबली हो सकती हो, तो उस और विलिंगली नॉलेजेबली जो प्राइस बनेगी उसे हम बेसिकली फेयर प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू सर। और जी, बस। और इसके अलावा जी ठीक है जी, इट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल हम इससे आगे चलेंगे। कल का मेरा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ जो है ना ये डाइवर्ट कर देनी, और जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैंने एक नॉलेज बिल्ड कर लेना है 2-3 दिनों के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं कल लेक्चर एंड कर रहा हूँ तो यू पीपल विल बी एबल टू convert the accounting transaction into accounting language in a proper way, inshallah taala. Thank you ji. God bless you. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.